जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य बैच के 2.0 में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के 10 से भी अधिक प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है पेपर का मॉडल नंबर है 822 MB, जो कि 2020 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को एक बार देख लेते हैं किसमें क्या दिया है। इसमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट के, जिसमें 15 मिनट जो होता है वो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है तथा 3 घंटे में हमें इसे सॉल्व करना होता है। और इसका पूर्णांक जो है वो है 70 का। ठीक है, यहाँ नोट दिया है प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश आप लोगों को ध्यानपूर्वक परीक्षा में पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सभी खंड कीजिए। क्या करना है? सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, और इसका फर्स्ट का क हमें सॉल्व करना है। और ये सब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? बहुविकल्पीय हैं। कैसे हैं? बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, तो हमें इसमें बस ये बताना है कि कौन सा आंसर सही है, यानी कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का क है यहाँ पे। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो ये है फर्स्ट का ख, ग, और ये फर्स्ट का घ। ठीक है, और फर्स्ट का अंग। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी इधर है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, और ये 6, 7। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कि बहुविकल्पी हैं। तो फर्स्ट का क हम सॉल्व इसमें देखेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का क, हर के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बट्टे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क, तो यहाँ पे जो हमको दिया गया है वो है 1458 बटे में 1250। तो इसका हर जो है हमको क्या करना है? हर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए पहले इसका हर क्या है, तो इतना में हम क्या लिखेंगे? इसका हर कितना दिया है हमको? तो हर जो दिया है वो है हमारा 1250। ठीक है, अब 1250 का हमको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 1250 का गुणनखंड। 2 से पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। तो लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से कटने के लिए देखते हैं हम लोग 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है? लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 होगा, या फिर 4 या 6 या फिर 8। अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो हमारा क्या हो सकता है? वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 6 या 12। और देखिए फिर अब बचा यहाँ 5 में हम 2 से देंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 1, यहाँ पे क्या बचा? 1 और 0, तो कितना हो गया? 10। तो फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बचा। ठीक है, अभी फिर देखते हैं कि लास्ट में कितना है? 5 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है? तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? 6 और 2 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, यानी कि 625 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब इसको हम किससे डिवाइड करने के लिए सोचते हैं? तो 3 से नहीं हो रहा है तो हम फिर 5 से चेक करेंगे। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है? तो लास्ट डिजिट, यानी कि हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है।
ठीक है। अब 5 से ये 1 बार में जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ से बचा क्या 1, 1 और 2 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, यहाँ से 2 बचा और 2 और 5 मिलके 25 हुआ, तो ये कितने हो गए 5 5 जा 25। ओके, अभी यहाँ भी देखते हैं हमारा लास्ट क्या, अभी भी 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 2 जा 10, यहाँ से बचा 2 और 5 25, तो ये 5 से 5 बार में कट गया। ठीक है, इसी तरह से 5 से ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और 5 से ये जाएगा 1 बार में, यानी कि हम 1250 की जगह लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 5 × 5। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 पे कितना पावर लगेगा, तो 5 पे हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 बार है। ठीक है, तो इसलिए 5 पर 4 पावर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या 2 के पावर कुछ है, नहीं है, नहीं होता है, तो यानी कि एक है ना, 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 4। अभी यहाँ पे हमको इसको किस रूप में लिखना था 2 के पावर m × 2 के पावर n, यानी कि किस रूप में लिखना था हमको 2 के पावर m × 2 के पावर n के रूप में हमको लिखना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो m है उसके इक्वल क्या आ रहा है 1, एंड n के इक्वल क्या आ रहा है 4, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा एक क्वेश्चन इसमें दिया था कि 2 के पावर m × m के पावर n के रूप में लिखना, तो वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ठीक है, कितने स्थानों तक होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, चूँकि n जो है बड़ा है किससे m से, है कि नहीं है, n जो है वो बड़ा है m से, है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कितने स्थानों तक होगा, n ज़्यादा है ना, n कितना है 4 है, तो ये कितना होगा 4 स्थानों तक होगा। ठीक है ना, तो इसका दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा। ये बात पूरा क्लियर हुआ। तो इसका विकल्प जो दिया है, विकल्प नंबर हम लिख सकते हैं, अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा 4th सही होगा। ठीक है ना, अतः विकल्प 4th सही है। इसी तरह से हमको पूरा एग्ज़ाम में लगाना होगा, जो कि अगर बहुविकल्पी भी आता है तो हमको क्या होगा इसी तरह से पूरा सॉल्व करना होगा, फिर लास्ट में हम लिखेंगे अतः विकल्प जो सही रहेगा वो, जैसे यहाँ 4th सही है तो 4th नंबर डाल दिया हमने, सेकंड सही रहेगा तो सेकंड डाल देंगे। ऐसा समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, फर्स्ट का ख चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ खींचा गया है बोल रहा है इसमें बहुपद के शून्यांक, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ हमको जो जिस बहुपद को डिनोट कर रहा है उसमें शून्यांक कितने होंगे। ठीक है, तो ये बताइए, अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ मैं एक बार यहाँ बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख, इसका हमको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ख का सॉल्व देखना है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ऐसे दिया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे और यहाँ एंड हो रहा है, सही है। यहाँ पे क्या है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष है, और ये कौन सा है वाई अक्ष है। अभी यहाँ पे जब हम किसी भी बहुपद का अगर हमको क्या निकालना होता है शून्यांक, तो वो हम देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू निकलते हैं, यही हमसे पूछा है कि हमको बहुपद का शून्यांक बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे एक्स अक्ष पे ये जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ इसको काट रहा है। तो एक यहाँ इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है, और एक इस पॉइंट पे, और ये लास्ट में इस पॉइंट पे काट रहा है। सही है, तो ये कितने जगह पे कट रहा है 4 जगहों पे। अतः हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है शून्यांक, इस जो ये जो ग्राफ जिस बहुपद का होगा उसके शून्यांक कितने होंगे 4 होंगे, यानी कि इस बहुपद का सॉल्व कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 इसके शून्यांक होंगे।
सही है। अभी इसको हमको कैसे लिखना है, तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, ठीक है। इसलिए बहुपद के 4 शून्यांक, कितने शून्यांक, 4 शून्यांक होंगे, सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या कौन सा सही है, तो लिखेंगे अतः, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है फोर्थ, यानी कि अतः विकल्प कौन सा सही है, चौथा सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB/DE इक्वल BC/EF इक्वल AC/DF इक्वल में 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग, इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो हम पहले देखेंगे क्या दिया है हमको। दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, AB/DE इक्वल में BC/EF इक्वल में AC/DF इक्वल में 4/9, ये हमको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया है ना क्या, AB/DE, BC/EF, AC/DF, ये सब क्या है, इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, 4/9 के इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि देखिए ये क्या है, साइड्स हैं। ABCD अगर एक त्रिभुज है तो AB, BC और AC ये तीनों क्या हैं, ABC त्रिभुज के क्या हैं, ये साइड्स हैं, ठीक है। और DEF त्रिभुज के साइड हैं DE, EF एंड DF हैं। तो जब इन दोनों का अनुपात होता है, ठीक है, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज DEF के। ये सिंबल कौन सा है, समरूप का, ठीक है। सर्वांगसम के लिए क्या होता है, ऐसे बना हुआ है और इसके नीचे और दो अंडरलाइन यानी कि इक्वल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ओके। अभी देखिए ये समरूप कौन से कसौटी पे हैं, तो ये साइड 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 समरूपता है। कौन सा समरूपता, साइड 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 समरूपता, ओके, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप होंगे, ठीक है, तो हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, चूँकि हम लिखेंगे चूँकि समरूप त्रिभुजों, क्या चीज़, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर
बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो कि हमको निकालना है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ये जो क्या है, संगत भुजाओं के अनुपात हैं, तो इनका अगर वर्ग कर दें तो वही हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ठीक है, और यही हमको निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है ये, जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ना, ए बी अपॉन डी ई इक्वल में बी सी अपॉन ई एफ इक्वल में ए सी अपॉन में डी एफ दिया है। तो इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन डी एफ ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर हो जाएगा, इसी पे आंसर निकल जाएगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ, ओके, इसका स्क्वायर इक्वल में ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। और इन सब का वैल्यू कितना है, ए सी अपॉन डी एफ या फिर बी सी अपॉन ई एफ या ए बी अपॉन डी ई, इन सब का वैल्यू क्या है, 4/9। कितना है, 4/9। तो जब इन सब का स्क्वायर हो रहा है तो क्या इसका स्क्वायर नहीं होगा, कितना आएगा इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर होता है 81। कितना आ जाएगा, 16/81। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अतः हम बोल सकते हैं विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो है वो थर्ड सही होगा, विकल्प थर्ड सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोई भी अब डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का घ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में 0 हो तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस में कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा हमसे, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ का सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में कितना दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ से हम क्या थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइएगा। क्या हम जो ये दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल में कॉस को मैं उधर भेज रहा हूँ, माइनस कॉस है इधर जाएगा तो प्लस में कॉस थीटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने इधर भेजा तो हो गया इक्वल में कॉस थीटा। अभी हमको थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो इस कॉस को भी मैं इधर लेते आता हूँ, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में अगर मान लें मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा, तो इक्वल में इधर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल में 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारा, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल में 1। अच्छा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल 1 को अगर हम टेन में चेंज करें तो 1 जो है टेन के किस डिग्री का, मतलब टेन कितने डिग्री का मान जो है 1 के इक्वल आता है। तो हमें मालूम है टेन 45 डिग्री का, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल में कितना 45 डिग्री हो गया। अभी हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, हमसे पूछा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस में कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम रख दें यहाँ से, है ना, यानी कि साइन टू द पावर 4 थीटा के जगह पे 45 डिग्री है, प्लस में कॉस टू द पावर 4 और थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख सकते हैं। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 का
वैल्यू कितना आएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और इसके पावर कितना आ रहा है 4 हो रहा है। प्लस में यहाँ भी क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2। ये साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा 4 पावर हो गया। अभी अगर हम इसका 4 पावर निकालते हैं तो 1 का 4 पावर है तो 1 ही होगा। नीचे √2 है, √2 मतलब देखिएगा √2 का हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार करना है, ठीक है। तो देखिए जब √2 का √2 में गुणा होता है तो क्या आता है 2 आता है, मल्टीप्लाई बाई फिर इसका √2 में √2 का होगा तो 2 आता है। अभी यहाँ से 2 2 जा 4, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, यानी कि √2 के पावर 4 होगा तो वो कितना आता है 4 आता है। प्लस में इसी तरह से क्या 1 के पावर 4 1 और √2 के पावर 4 यानी कि 4 आएगा, सही है। अभी हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 और 4 एलसीएम क्या है सेम 4 है ना, डिनोमिनेटर यानी कि हर जो यहाँ पे क्या है सेम है, इसलिए एलसीएम हमारा कितना आएगा 4 आएगा, ओके। और जब एलसीएम 4 आ रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले वैसे ऐड हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 2/4 हुआ। अभी 2 से 1 बार में ये डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 बार में, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः विकल्प कितना सही है हमारा, विकल्प नंबर सेकंड सही है। कौन सा सही है, सेकंड सही है, ओके। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपका, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है फर्स्ट का अंग, बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी, यानी कि हमको एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4 और इसमें पूछ रहा है y अक्ष से ये कितनी दूरी पर होगा। तो पहले एक बार हम फिगर बना के समझ लेते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर देखना है फर्स्ट का अंग, सही, इसका हमको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए देखिए बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है आपको 3 और 4, यह है। अगर हम मान लें कि कोई x और y एक्सिस ऐसे है, ये क्या है x एक्सिस और ये y एक्सिस है। यहाँ पे जो बिंदु दिया है अगर इसको हमें डिनोट करना होगा यहाँ पे, तो x पे कितनी डिस्टेंस जाएगी 3, कितनी 3, x पे 3 यूनिट अगर हम चल दें इधर, ठीक है। और y पर कितनी यूनिट, तो y पे जो इसका डिस्टेंस बन रहा है वो कितने पे बन रहा है 4 यूनिट का, कितने यूनिट का 4 यूनिट का। अभी हमसे क्या पूछा है कि y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट को अगर हम डिनोट करते हैं तो ऐसे हम डिनोट करते हैं, कहीं पे कहीं यहाँ पे होगा जो कि होगा 3 4, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर हमको डिस्टेंस देखना है y से, इस बिंदु की दूरी कितनी आ रही है, तो y से हम ऐसे डिनोट करेंगे ना, y से कितनी डिस्टेंस आ रही है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो y से होगा। अगर x से पूछा हो तो ये डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसकी जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है 3 की इकाई है, यानी कितना यूनिट 3 यूनिट है। तो यहाँ पे जो हम अगर कह सकते हैं कि y अक्ष से इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी जो कि बिंदु कौन सा है 3 4, तो यहाँ से y अक्ष की जो दूरी हो रही है वो कितनी हो रही है 3, ठीक है। और x अक्ष से दूरी होती वो कितनी होती, x अक्ष से होती 4। तो इस तरह समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है बिंदु दे के इस तरह से कि x अक्ष से कितना दूरी होता है और y अक्ष से, तो ये x अक्ष से 4 यूनिट और y अक्ष से 3, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये फिगर था आपको समझने के लिए बस। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी, यही हमसे पूछा है। तो इसकी दूरी जो होगी वो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो दिया है, क्या दिया है, बिंदु जो है 3 4, इसमें जो हमारा होगा क्या, जो हमारा यहाँ पे भुज होगा, भुज जितना डिस्टेंस होगा, यानी कि बिंदु 3 4 का भुज जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा,
वाई अक्ष से डिस्टेंस हमें दिखाएगा। तो भुज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भुज है हमारा 3 इकाई का, सही है, कितनी इकाई का है, 3 इकाई का। तो अतः हम कह सकते हैं विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प यहाँ सही है सेकेंड नंबर का। कौन सा सही है, सेकेंड सही है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन फर्स्ट का च, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें दिया है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछा है हमसे। क्या पूछा है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछा है। तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट का च, ये क्वेश्चन जो है वो प्रायिकता चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर च, इसका अगर हमको सॉल्व देखना है तो सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि जो पत्ते की गड्डी होती है, ठीक है, ताश के पत्ते की जो गड्डी है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो उसमें होते हैं 52, यानी कि 52 पत्ते होते हैं, है ना। तो यहाँ लिख रहा है कुल, हम लिख सकते हैं क्या, कुल पत्तों की संख्या, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कुल पत्तों की संख्या। किसमें कुल पत्तों की संख्या, तो लिख सकते हैं यहाँ ऊपर ताश के गड्डी में, किसमें, ताश के गड्डी में जब बात की जा रही है कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 52। तथा इसमें हमको किसकी प्रायिकता पूछा है, हमें पूछा है इक्का न होने की प्रायिकता पूछा है ना। तो इसमें इक्कों की संख्या कितनी होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तथा इक्कों की संख्या, क्या, गड्डी में इक्कों की संख्या वो कितनी आती है हमको, इक्कों की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 होती है। कितनी होती है, 4 इक्के होते हैं 52 पत्तों में, कितनी होती है, 4 इक्के, ठीक है। तो इसलिए ये बताइए इसमें शेष कितने बचे हैं, शेष पत्तों की संख्या क्या होगी। अगर 4 जो हैं वो क्या हैं, इक्के हैं, तो 52 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमको शेष की मिल जाएगी ना संख्या कितनी है, शेष पत्तों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 52 में से 4 को घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा 48। कितना आ जाएगा, 48। अब हमसे बोला है कि 9 आने की प्रायिकता, यानी कि हम 48 वाला ही लेंगे और नीचे 52 लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे हम निकालते हैं। हमसे पूछा है अतः हम लिख सकते हैं अतः इक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता पूछा है ना, प्रायिकता, इक्का न होने की प्रायिकता। अगर इक्का होने की प्रायिकता पूछता तो हम लिखते ऊपर इक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल इक्कों की संख्या अपॉन में कुल पत्तों की संख्या लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है न होने की, यानी कि शेष पत्ते जो बचे हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे और अपॉन में कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या डिवाइड बाई कुल पत्तों की संख्या। क्या चीज़, कुल पत्तों की संख्या, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शेष पत्ते हमारे पास कितने हैं, 48 डिवाइड बाई कुल पत्तों की संख्या कितनी है, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। तो ये होता है हमारा इक्का न होने की प्रायिकता। अगर पूछा होता इक्का होने की प्रायिकता तो हम यहाँ क्या लिखते, कुल इक्कों की संख्या लिखते अपॉन में कुल पत्तों की संख्या। तो कुल इक्कों की संख्या 4 डिवाइड बाई कुल पत्तों की संख्या कितनी, 52, तो हम इस तरह से लिखते। अभी जबकि हमसे पूछा है कि इक्का न होने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे, शेष पत्तों की संख्या अपॉन में कुल पत्तों की संख्या, ठीक है। अभी यहाँ देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार में हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि ये कितनी बार में जा रहा है, 24 बार में। और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, इतना हुआ, यानी कि 26 बार में। अभी भी देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, 12 बार में, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 13 बार में। अब डिवाइड नहीं होंगे सर, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 13, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा,
ठीक है। तो अभी देखिए विकल्प कौन सा सही है, हम लिखेंगे अतः विकल्प हमारे पास विकल्प कौन सा सही है, फोर्थ सही है। कौन सा, फोर्थ सही है, ये सही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास पहले क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके।